1 स्टार्ट किया है। तो आज हमारा यूनिट 1 का लेक्चर नंबर है 8। इस लेक्चर में हम लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे और पहले हम लिमिट को डिफ़ाइन करेंगे और लिमिट को डिफ़ाइन करने के बाद उसके कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे और उन थ्योरम्स की मदद से फिर हम किसी भी फंक्शन की लिमिट किस तरह फाइंड करते हैं ये हम देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन है हमारी लिमिट ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन की लिमिट फाइंड करने के लिए, ठीक है, हमारे पास बेसिक रूल ये है कि अगर मैं किसी फंक्शन की लिमिट को डिफाइन करूँ तो सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है वो किसी ओपन इंटरवल में डिफाइन होना चाहिए। मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल के बारे में बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि ओपन इंटरवल क्या होता है। ऐसा इंटरवल जिसके बाउंड्री पॉइंट्स हम शामिल नहीं कर रहे थे, बल्कि बाउंड्री पॉइंट्स के बिटवीन जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो हम इंक्लूड करते हैं और उसके जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं उस इंटरवल के वो एक्सक्लूडेड होते हैं। ऐसे इंटरवल को हम ओपन इंटरवल कहते हैं। तो अगर कोई फंक्शन किसी ओपन इंटरवल में डिफाइन हो, किसी एक नंबर ए के करीब, नियर अ नंबर ए, ज़रूरी नहीं है कि उस नंबर के ऊपर डिफाइन हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको मिसाल दूँ, सपोज ये हमारे पास रियल लाइन है, यहाँ पे ये नंबर -a है और ये +a है। तो अब अगर ये फंक्शन इस नंबर के करीब कहीं पे डिफाइन है ओपन इंटरवल में, तो ये सपोज इंटरवल हमारा कोई भी है 5 से -5 से +5 ले लें। अब अगर ये फंक्शन इस ओपन इंटरवल में किसी नंबर a के करीब डिफाइन है तो फिर हम ये कहेंगे कि जब x की वैल्यू a को अप्रोच करेगी, जब x की वैल्यू a किसी नंबर a को अप्रोच करेगी तो उस वक्त फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सम नंबर l कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो मैं दोबारा इसको डिफाइन करता हूँ कि जब हमारे पास गिवन फंक्शन किसी ओपन इंटरवल में किसी नंबर के करीब डिफाइन हो, नियर अ नंबर a इज डिफाइन, तो फिर हम उस फंक्शन की लिमिट किस तरह डिफाइन करेंगे कि फंक्शन f की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास l कोई नंबर आएगा कब, जब x की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, a क्या है, इसमें a भी कोई नंबर होगा, रियल लाइन से कोई भी नंबर हो सकता है, l भी कोई एक नंबर है। तो याद रखें कि जब x की वैल्यू a को अप्रोच करेगी तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, l को अप्रोच करेगी। तो लिमिट्स के क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ थ्योरम्स पता होने चाहिए। ये मैंने थ्योरम्स ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दी हैं, या आपकी टेक्स्ट बुक में भी हैं, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। सबसे पहले देखें, आपके पास दो फंक्शन है, लेट f एंड g बी टू फंक्शंस। f और g हमारे पास कोई दो फंक्शंस हैं फॉर विच, जिसमें f की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या आ रही है, सम नंबर l। कब, जब x a को अप्रोच करेगा तो फंक्शन किसी नंबर l को अप्रोच करेगा। इसी तरह दूसरा कोई फंक्शन जो हमारे पास g है, वो हमें उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो m आएगी। कब, जब x a को अप्रोच करेगा तो उस g की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, सम नंबर m को अप्रोच करेगी। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है सम नंबर l आ रही है, f की लिमिटिंग वैल्यू l आ रही है और g की लिमिटिंग वैल्यू m आ रही है, यानी ये डिफाइन वैल्यूज आ रही है हमारे पास। जब x की वैल्यू किसी नंबर a को अप्रोच करेगी तो फंक्शन f की वैल्यू l को अप्रोच करेगी, l भी एक डिफाइन नंबर है। इसी तरह g जो है वो हमें m वैल्यू देगा कब, जब x की वैल्यू a को अप्रोच करेगी। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों की लिमिट्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं और डिफाइन वैल्यू दे रही है। तो फिर हम ये थ्योरम्स देख सकते हैं। मसलन अगर यही दो फंक्शन प्लस या माइनस होंगे, प्लस हो रहे हों या माइनस हो रहे हों, तो दोनों पे सेपरेट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट a की थी तो दोनों पे अंदर अप्लाई कर दी, f(x) के ऊपर भी अप्लाई कर दी और g(x) के ऊपर भी अप्लाई कर दी। और प्लस हो या माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे प्लस होगा तो इधर इनके आंसर में प्लस हो जाएंगे और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, ऊपर डिफाइन की है वो l है और इसकी वैल्यू क्या थी, m, वो यहाँ पे लिख दी।
और अगर ये दोनों फंक्शंस प्लस होंगे तो इनकी ये वैल्यूज हम प्लस कर देंगे, और अगर ये फंक्शन दोनों माइनस हो रहे होंगे तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, यानी सेपरेटली आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई नंबर रियल नंबर के किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप क्या करेंगे, वो नंबर लिमिट से बाहर चला जाएगा और लिमिट इस पर अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे फंक्शन के ऊपर। जब फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे और ऊपर हमने डिफाइन किया है कि एफ ऑफ एक्स की जो लिमिटिंग वैल्यू वो क्या है, एल, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू एल लिखेंगे और साथ ये के नंबर उसी तरफ बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। सिमिलरली अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनकी लिमिट किस तरह फाइंड करेंगे, दोनों के ऊपर सेपरेटली लिमिट अप्लाई करेंगे, तो जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आएगी और जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मसलन देखें हमने ये डिफाइन किया था कि एफ ऑफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास क्या है, एल है, और जी ऑफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू क्या है, एम है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली डिवीजन का रूल भी इसी तरह का है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और उनकी लिमिट एक ही है, एक्स अप्रोचेस टू ए, तो हम क्या करेंगे, सेपरेटली दोनों के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। और याद रखिए कि इसमें जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ पे ये टर्म जीरो के इक्वल नहीं होगी क्योंकि ये अनडिफाइंड टर्म बन जाएगी। तो जी ऑफ एक्स जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको पता है इसकी लिमिटिंग वैल्यू पर हमने डिफाइन की थी एल है और इसकी एम है, तो ये क्या हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाय एम, वेयर एम इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये कुछ लिमिट के रूल्स थे, ये रूल्स आपको, ये थ्योरम्स आपको पता होने चाहिए। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.3, उसमें हम दिए हुए फंक्शंस की लिमिट फाइंड करेंगे और लिमिट फाइंड करने का तरीका क्या है वो भी हम देखते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करूंगा वैसे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम लिमिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बेसिक क्वेश्चंस हम स्टार्ट लेंगे। जैसा ये आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, evaluate each limit by using theorems of limits। इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x plus 4। वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन चूंकि हमारा स्टार्ट है लिमिट के बारे में, आप अभी नया नया पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपने लिमिट के बारे में नहीं पढ़ा, इसलिए ये क्वेश्चन इन लेक्चर्स में बताना ज़रूरी है कि आपने लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले स्टार्ट किस तरह लेना है। सबसे पहला जो स्टेप है आप इसको स्टेप 1 ही समझ लें। जब भी लिमिट का क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाएं तो इसी स्टेप से आपने स्टार्ट करना है। स्टेप क्या होगा कि आपने जो x की जो वैल्यू होगी, x अप्रोच कर रहा है, देखिए यहाँ पे 3 पे x अप्रोच कर रहा है किसको, 3 को, तो इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है कि जब x की वैल्यू 3 को अप्रोच करेगी, यानी 3 की तरफ जा रही है x की वैल्यू, एग्जैक्ट नॉट इक्वल टू 3, x अप्रोचेस टू 3 का मतलब ये है कि x की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, 3 की तरफ जा रही है। अगर मैं रियल लाइन पे बात करूं, आपको पता है रियल लाइन में 1 2 एंड 3, इसी तरह इधर -1 -2 एंड -3, और इधर प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, इधर प्लस इन्फिनिटी, ये रियल लाइन है। अब x की वैल्यू 3 को अप्रोच कर रही है, 3 की तरफ जा रही है, चाहे वो लेफ्ट साइड से जाए या राइट साइड से। इस साइड से भी आप 3 की तरफ आ सकते हो, इस साइड से 3 की तरफ आ सकते हो। आगे जाके हम दो तरह के लिमिट्स पढ़ेंगे, एक लेफ्ट हैंड लिमिट है और एक राइट हैंड लिमिट है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब x की वैल्यू किसी नंबर को लेफ्ट साइड से अप्रोच करे तो फिर हम देखते हैं कि फंक्शन हमारा क्या आंसर दे रहा है, उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। जब x की वैल्यू राइट साइड से किसी नंबर को अप्रोच करेगी तो हम कहेंगे वो राइट हैंड लिमिट है। तो यहाँ पे ओवरऑल एक लिमिट हम पढ़ रहे हैं, चाहे x की वैल्यू लेफ्ट साइड से 3 को अप्रोच करे या राइट साइड से 3 को अप्रोच करे, हम ओवरऑल एक ही लिमिट देख रहे हैं। तो जब x की वैल्यू 3 को अप्रोच करेगी तो हमने फंक्शन की वैल्यू बतानी है कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी।
तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप ये नंबर डायरेक्ट फंक्शन में पुट करें, सिंप्लीफाई करें। अगर आंसर डिफाइन आ रहा है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे हमें लिमिट x अप्रोचेस टू 3, इसका सॉल्यूशन है 2x + 4 इज इक्वल टू, लिमिट पुट कर देंगे तो 2 इंटू एक्स की जगह 3 पुट कर देंगे। जब हम लिमिट पुट कर देंगे फिर लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लिमिट पुट भी कर देते हैं और साथ लिमिट लिख भी देते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि जब लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फिर लिमिट नहीं लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 10, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x + 4। तो देखें जब x की वैल्यू 3 को अप्रोच कर रही थी तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा था 10 को, तो ये फंक्शनल वैल्यू ये डिफाइंड वैल्यू आ गई। डायरेक्ट लिमिट रखने से अगर आंसर डिफाइन आ रहा हो तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करने से आंसर अनडिफाइन आ रहा हो तो फिर डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट की जाएगी, बल्कि फंक्शन को सिंप्लीफाई किया जाएगा। और इस तरह सिंप्लीफाई किया जाएगा कि लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से फंक्शन कोई डिफाइन वैल्यू दे। यहाँ तो आपने देखा चुके अनडिफाइंड फंक्शन कब होता है, जब वो फ्रैक्शन में हो या फिर उसके ऊपर स्केल उड़ा जाए। ये हम पहले डोमेन और रेंज में लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शन को भी फंक्शन अनडिफाइंड कब होता है, जब उसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए या फिर स्केल रूट के अंदर माइनस अपीयर हो जाए तो वो इमेजिनरी वैल्यू देता है, तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है, इसके ऊपर स्केल रूट नहीं है, तो लिहाजा ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा। तो हमने डायरेक्ट लिमिट पुट की, तो हमने सॉल्व करने के बाद पता चला कि ये एक डिफाइंड आंसर दे रहा है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह देखें ये लिमिट, इसका 6 पार्ट देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 2x³ + 5x डिवाइडेड बाय 3x - 2। तो हमने चूंकि ऊपर देखे लिखा हुआ है एवेल्युएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स। थ्योरम्स किस तरह अप्लाई होंगे, ये दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं f(x) डिवाइडेड बाय g(x), तो हम क्या करेंगे, दोनों पे सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर देंगे। 2x³ + 5x डिवाइडेड बाय लिमिट -2 का अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x -2। हमने दोनों के ऊपर f(x) और g(x) दोनों के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी। अब हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे लिमिट पुट करें 2 × -2 + 5 × -2 डिवाइडेड बाय लिमिट पुट करें 3 × -2 सिंप्लीफाई करना है इसको। आपको पता है कि -2 का क्यूब -8 होता है, और -8 मल्टीप्लाई -16 और -10 डिवाइडेड बाय -6 - 2 दैट इज इक्वल टू -26 डिवाइडेड बाय -8। इसको हम लिख सकते हैं 13 डिवाइडेड बाय 4। 2 के टेबल से जब इसको हमको कैंसिलेशन होगी 13 टाइम्स टू 4 टाइम्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 13/4 इज अ डिफाइंड नंबर। सो देखें अगर जब दो फंक्शन डिवाइड होंगे तो हम सेपरेटली दोनों पे लिमिट अप्लाई करेंगे और लिमिट पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर डिफाइन आना चाहिए। डायरेक्ट लिमिट रखने से अगर आंसर डिफाइन आ रहा हो तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट रखने से सपोज नीचे 0 आ जाता और ये अनडिफाइन हो जाता तो फिर हम डायरेक्ट लिमिट ना पुट करते, बल्कि हम क्या करते हैं इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। जिस तरह कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अभी साइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x³ - x डिवाइडेड बाय x + 1। अब देखें अगेन फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी फ्रैक्शन में वैल्यू थी f(x) और g(x), दो फंक्शन डिवाइड हो रहे थे। यहाँ पे भी चांस था कि फंक्शन अनडिफाइन हो जाता, लेकिन चूंकि हमने लिमिट पुट की, सिंप्लीफाई किया तो पता चला कि आंसर डिफाइन आ रहा है, सो हमने लिमिट डायरेक्ट पुट कर दी। पहले स्टेप में जब भी लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप ये याद रखें
कि फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने फंक्शन के अंदर लिमिट को पुट कर देना है और सिंप्लीफाई करके चेक करें कि आंसर उसका क्या आ रहा है। अगर आंसर डिफाइन आ रहा है तो फिर तो मसला हल हो गया, फिर तो और कोई नेक्स्ट हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ एग्जाम में नहीं आते, चूँकि आपका फर्स्ट लेक्चर है लिमिट के बारे में, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अब देखें थोड़ा सा, अब नेक्स्ट स्टेप हम स्टेप 2 पे चले जाते हैं। स्टेप 2 क्या है कि अगर आप फंक्शन की लिमिट डायरेक्ट पुट करें, सिंप्लीफाई करें और आंसर जो है वो अनडिफाइन आ जाए। याद रखें अनडिफाइन सिर्फ इन्फिनिटी आना नहीं होता, बल्कि मैथमेटिक्स में जब भी ये फॉर्म बने, याद रखें 0/0 फॉर्म बन जाए, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए, तो ये अनडिफाइंड फॉर्म है। और 1/0 बन जाए तो ये भी आपको पता है इन्फिनिटी अनडिफाइंड फॉर्म। इन तीनों में से जब भी कोई फॉर्म बनेगी डायरेक्ट लिमिट रखने से, तो आप फिर डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, आप जो गिवन फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए अगर मैं -1 पुट करूँ, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, -1 का क्यूब -1 होता है, और यहाँ पे पुट करेंगे तो +1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे -1 पुट करें, -1 +1, तो देखिए क्या बन जाएगा 0/0। सो 0/0 इज नॉट इक्वल टू 0। आपने ये नहीं करना कि 0/0 इज इक्वल टू 0, ये गलत है। 0/0 चूंकि आप फर्स्ट टाइम ये चीज़ें देख रहे हैं, तो 0/0 मैथमेटिक्स में एक अनडिफाइंड फॉर्म बनती है, यानी ऐसी फॉर्म जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो जब भी इन तीनों में से कोई एक फॉर्म डायरेक्ट लिमिट रखने से आ रही होगी, तो आप डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करेंगे। यहाँ पे देखा था आपने डायरेक्ट लिमिट पुट की, क्यों? डायरेक्ट लिमिट रखने से आंसर डिफाइन मिल रहा है। इनमें से कोई एक फॉर्म नहीं आ रहा, ना 0/0 आ रहा है, ना इन्फिनिटी और ना 1/0 आ रहा है। तो डायरेक्ट लिमिट पुट की आंसर देखें डिफाइन आया था 13/4 विच इज अ डिफाइंड नंबर। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। अब चूंकि क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेप 2 समझ लें। पहला स्टेप ये है कि आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें, सिंप्लीफाई करें, आंसर डिफाइन आ रहा है तो हमारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर आंसर अनडिफाइंड टर्म बन रहा हो, 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म या 1/0 फॉर्म आए, तो फिर हम डायरेक्ट लिमिट नहीं रखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, दिए हुए फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। जो फंक्शन हमने जिसकी लिमिट फाइंड करनी है, हम क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो चूंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफिकेशन किस तरह हो सकती है, आप कोई चीज़ कॉमन ले लें, फैक्टराइजेशन कर लें, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। अगर कोई फार्मूला बन रहा है, कोई क्यूब का फार्मूला है, स्क्वायर का फार्मूला है, वो ओपन कर लें, तो कोई चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी सिंप्लीफिकेशन के तरीके हैं। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में अलजेब्रिक फंक्शन को या अलजेब्रिक टर्म को किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपने सीखा होगा। तो यहाँ पे भी हम ये जो फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। देखें आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ से x को कॉमन ले लूँ, ऊपर न्यूमिनेटर से x कॉमन ले लें, क्या रह जाएगा, x² - 1 डिवाइडेड बाय ये x + 1 उसी तरह रहेगा। अभी भी कोई कॉमन लेने से कोई खास फायदा नहीं हुआ। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, और यहाँ पे अगर देखें 1 का स्क्वायर लिख लें, 1 का स्क्वायर a² - b² का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, a + b डिवाइडेड बाय x + 1। हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दिया, a² - b², a² - b² होता है a + b, a - b। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो रिमेनिंग टर्म जो बचेगी हमारे पास वो आ जाएगी x अप्रोचेस टू -1 x * x - 1। ठीक है, अब हम इसको लिमिट अप्लाई करते हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई आ रहे हैं। ये देखिए, ये आपका f(x) है और ये आपका g(x) है। ठीक है, इन दोनों पे अप्लाई करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x * लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x - 1। तो ये देखें, अब लिमिट पुट करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको।
लिमिट x किसको अप्रोच कर रहे हैं, -1, तो जहां आपको x नजर आ रहा है वहां पे -1 पुट कर दें। तो देखिए जब हम -1 रखेंगे -1 इंटू यहाँ पे पुट कर दें -1 सो -1 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू +2। तो आपने देखा कि ये जो फंक्शन है लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब -x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 विच इज डिफाइंड आंसर। ये आपका आंसर आ गया। तो आपने इस क्वेश्चन में दो चीज़ें सीखी हैं। फर्स्ट ये कि आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें। आपको पता है कि डायरेक्ट लिमिट रखने से ये कौन सी फॉर्म आई थी, ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो जब भी 0/0 इनफिनिटी डिवाइड बाय इनफिनिटी या 1/0 फॉर्म बनेगी तो आप उसको डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करेंगे, क्योंकि ये अनडिफाइंड फॉर्म है। हमने क्या कोशिश करनी है, हमने कोशिश ये करनी है कि हमारा फंक्शन को डिफाइंड वैल्यू दे, डिफाइंड आंसर दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दिए हुए फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जिस तरह का फंक्शन होगा उसके मुताबिक हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा देखिए मैंने कॉमन भी लिया है, x को कॉमन भी लिया है, फार्मूला भी अप्लाई किया है, कैंसिलेशन भी हुई है, एंड देन जो रिमेनिंग फंक्शन बचा है उसमें लिमिट अप्लाई कर दिया। जब लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास देखें आंसर डिफाइन आ गया। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू -1 को अप्रोच कर रही थी, x की वैल्यू -1 को अप्रोच कर रही थी, उस वक्त ये फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा था, 2 को। तो जब x -1 को अप्रोच करेगा तो फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, 2 को। यही इसकी लिमिट है, ठीक है। तो ये इसके लिमिटिंग वैल्यू आ गई। तो आपने फर्स्ट 2 स्टेप सीख लिए कि हम किसी भी फंक्शन, गिवन फंक्शन की लिमिट को किस तरह एवेल्युएट करते हैं। पहला स्टेप ये है कि आप उस फंक्शन के अंदर जो गिवन लिमिट है वो डायरेक्ट पुट करें, सिंप्लीफाई करें। अगर आंसर डिफाइन आ रहा हो तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट लिमिट रखने से अगर 0/0 इनफिनिटी और 1/0 फॉर्म बन रही हो तो फिर ऐसी सूरत में हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करेंगे, बल्कि दिए हुए फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। जितना मुमकिन हो सके सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। दोबारा सिंप्लीफाई करने के बाद हम उसमें लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करने के बाद हम देखेंगे हमारा आंसर डिफाइन आ गया। तो ये आपने 2 स्टेप याद रखने हैं, ये ज़रूरी है। तो जब आप स्टेप वाइज लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर आप मिस्टेक नहीं करेंगे, गलती नहीं होगी। लेकिन डायरेक्ट जब आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसको तो कहीं ना कहीं आप गलती कर देंगे। तो आपने स्टेप याद रखना है। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने लिमिट को डायरेक्ट जो भी लिमिटिंग x की जो वैल्यू होगी, जो वेरिएबल जिसको अप्रोच कर रहा होगा वो फंक्शन में पुट करना है, ठीक है। अगर डिफाइन आंसर आ जाए तो फिर तो मसला हल हो जाएगा। और सेकंड स्टेप में ये होगा कि अगर डायरेक्ट लिमिट रखने से डिफाइन आंसर नहीं आ रहा बल्कि अनडिफाइंड टर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म, इनफिनिटी फॉर्म या 1/0 फॉर्म, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, ऐसी सूरत में हम जो फंक्शन होगा उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन था, अलजेब्रिकली इसको हमने सॉल्व किया, कॉमन लिया, फार्मूला a² - b² का फार्मूला अप्लाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद दोबारा लिमिट पुट की तो आंसर डिफाइन आ गया। तो ये 2 स्टेप आपने याद रखने। तो सिंप्लीफिकेशन जिस तरह का फंक्शन होगा उसके मुताबिक सिंप्लीफिकेशन होगी। अगर अलजेब्रिक फंक्शन है तो हम अलजेब्रिकली इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हम आगे देखेंगे, आगे हम कुछ थ्योरम्स मज़ीद पढ़ेंगे लिमिट को सॉल्व करने के लिए, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल है। जो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो फार्मूले होंगे वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे लिमिट को सॉल्व करने के लिए। तो आज के लेक्चर में आप ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आपका ये असाइनमेंट है कि आपने क्वेश्चन 1 और 2 को सिंप्लीफाई करना है। और अगर आपको कोई इस लेक्चर में कोई इशू है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।